हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेआरएफ। मेरा नाम है अर्चना और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलिमिनेशन टेक्निक के साथ ये ऐसा वीडियो जहाँ पर आपको हेल्प होगी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कट ऑफ तक पहुँचने में और साथ ही अपने मार्क्स को बढ़ाने में भी। एक्चुअली ये वीडियो उनके लिए है जो हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहते हैं। साथ में मैं ये भी प्रूव करना चाहती हूँ इस पेपर के थ्रू कि यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम में भी एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एलिमिनेशन से तुक्केबाजी से पेपर सॉल्व कर लेंगे एंड कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, जेआरएफ निकल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसी कोई बात भी साबित करना नहीं चाहती। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो फिर सिर्फ बातें बना रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इन जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो आपकी नॉलेज पर बेस्ड है। मैं भी इस बात पर जोर दूंगी कि नॉलेज कम्स फर्स्ट, नॉलेज सबसे ऊपर है, प्रायोरिटी लिस्ट में है, एलिमिनेशन नहीं। नॉलेज अगर है तो एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करेगी, अगर नॉलेज नहीं है तो एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करेगी। बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपको कोई परेशानी होती है, चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक के कमेंट को सीरियसली पढ़ूंगी एंड उसका रिप्लाई भी करूंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू इंडियन म्यूजिक। पहला सवाल इंडियन म्यूजिक के ऊपर है। ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले। पहला ऑप्शन कह रहा है द पंचमा इज द रागा मोस्ट क्लोजली कॉरेस्पॉन्डिंग टू द यूरोपियन मेजर स्केल। यहाँ पे ये कहा गया कि पंचमा जो राग है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है यूरोपियन मेजर स्केल से। सो यहाँ पे आप देखोगे मोस्ट क्लोजली, ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तरह है। वेट, हाँ, तो ये जो पंचमा है, आई एम सॉरी, मोस्ट क्लोजली, ऐसे वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। जहाँ पे स्ट्रेस आएगा किसी वर्ड पे तो वो एक्सट्रीम की तरह देखा जाता है, पर मैं इसे अभी होल्ड पर रखूंगी, मैं इसे काटूंगी नहीं, ये होल्ड पर है। द मेघा रागा इज एसोसिएटेड विथ जॉय एंड लाफ्टर। ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही लग रहा है, इसमें कुछ नेगेटिव सेंस जैसा नहीं आ रहा है। सो मैं इसे पॉजिटिव के साइड पे रखूंगी। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर परफॉर्मिंग द कौशिक रागा इज नाइट। आई डोंट नो ये है या नहीं है, पर मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, पर मैं इसे होल्ड पे रखूंगी। आगे बढ़ते हैं। द पंचमा इज नॉट अमंग द 6 ओरिजिनल रागास। से यहाँ पे लिखा है नॉट ओरिजिनल अमंग। सो क्या पता होता भी हो, क्या पता नहीं होता हो, तो नेगेटिव है ये थोड़ा सा, तो मैं इसे बस नेगेटिव साइन रखूंगी और आगे बढ़ूंगी, आगे ऑप्शंस को देखूंगी। नेक्स्ट है द दीपक रागा इज एसोसिएटेड विथ लव। सो हाँ, मैंने पढ़ा है तो ऐसा लग रहा है कि ये होगा, ये नेगेटिव नहीं है, ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव साउंड कर रहा है। तो मुझे बी कंफर्म लग रहा है, ई कंफर्म लग रहा है। यहाँ ऑप्शन में मैं एलिमिनेट करूँगी उसके थ्रू, ए बी सी डी। यहाँ ई नहीं है तो इसे काट दिया, इसमें बी और ई दोनों है, ठीक है। इसमें बी नहीं है, काट दिया, इसमें बी और ई दोनों है। ओके, सो ये अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाँ, सो यहाँ पे मैंने 2 को एलिमिनेट किया है, 2 पे आई हूँ मैं। अब मुझे इतना तो पता है कि 5 पूरा नहीं होगा, कोई एक गलती है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे सारे के सारे सही है, तो मैं कंफर्म हूँ कि 5 नहीं होगा, 4 ही होगा। तो मैं इसके साथ जाऊँगी, बी सी डी ई के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ, और ये ऑप्शन सही है। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो उसकी वजह से मुझे माफ़ कीजिएगा। सो हाँ, इसका आंसर सेकंड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1920, 1921, 1922, 1923। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैं ऐसा कुछ क्लेम करने वाली नहीं हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल होगी, ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि नॉलेज कम्स फर्स्ट, नॉलेज पहले होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे फैक्चुअल डेटास, यहाँ पे या तो पता होगी चीज़ें या नहीं होगी, है ना। तो बाय नॉलेज मुझे पता थी कि 1921 में ये चीज़ है। तो जब मैं ये पेपर सॉल्व कर रही थी तो मुझे ये चीज़ सही लगी और यही आंसर भी था। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एंड ये मैं एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में कैसे एक बच्चा सोचता है, कैसे वो इतने प्रेशर में, इतनी गर्मी में चीज़ों को हैंडल कर रहा हो, मैं उस सिनेरियो को सोचकर, उसी सिनेरियो में रहकर, बैठकर पेपर सॉल्व करने के बाद ये वीडियो लेकर आई हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर पहले देख लिए हैं एंड देन उसके बेसिस पे आंसर यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी, इससे पहले मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है एंड ये पेपर भी दिया है। तो उस समय मैं क्या सोच रही थी पेपर सॉल्व करते वक्त, और मेरे कितने सही हुए थे, कितने गलत हुए थे, उन चीज़ों को देखकर, उन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो जो चीज़ें रियल है मैं उसे ऐसे बनावटी चीज़ों के साथ मिलाकर आपके सामने परोसने वाली नहीं हूँ। जहाँ मेरे टेक्निक काम कर रहे थे वो बताऊँगी, और जहाँ वर्क नहीं किया वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सारे तुक्के या मेरे जो मैं पढ़ के आई थी सब वहाँ पे मुझे क्वेश्चन में मिला, ऐसा भी नहीं था। जहाँ नॉलेज कम नहीं आई वहाँ मैंने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ की। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त आर करेक्ट। समुद्रगुप्त के बारे में, उसकी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्वेश्चन है। इट इज़ रिटन बोथ इन वर्ड्स एंड प्रॉज। ठीक है, मुझे इसमें हाँ होगा क्यों नहीं होगा, वर्ड्स और प्रॉज दोनों में हो सकते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है, सही की साइड। नेक्स्ट है द होल प्रशस्ति कंसिस्ट ऑफ सिंगल जाइजेंटिक सेंटेंस और गाइगेंटिक, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, सेंटेंस। सिंगल थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है ये सही है या नहीं है, बट स्टिल मैं इसे होल्ड पर रखूँगी, मैं इसे टिक मार्क नहीं करूँगी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रशस्ति डिस्क्राइब समुद्रगुप्ता एज अ ग्रेट म्यूजिशियन। सी ग्रेट अगेन, ग्रेट, जब मैंने इस ग्रेट वर्ड को देखा था तो मुझे थोड़ा हिट किया कि इस ग्रेट थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है, और ग्रेट म्यूजिशियन वो वीणा बजाते थे पता है मुझे, बट ग्रेट म्यूजिशियन कहना, ग्रेट थोड़ा एक्सट्रीम साउंड कर रहा है। चलो ठीक है, मैं इसे होल्ड पर रखूँगी, मैं इसे करेक्ट नहीं करूँगी। देन आगे बढ़ते हैं। द मिलिट्री कन्क्वेस्ट शॉन हेयर सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर कालिदास रघुवंश। मे बी करेक्ट, मे बी नॉट करेक्ट, आई एम नॉट श्योर हेयर ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। द इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब समुद्रगुप्ता स्ट्रगल टू अक्वायर द थ्रोन। उसके स्ट्रगल को बता रहा है, कैसे एक्वायर किया थ्रोन। ये प्रयाग प्रशस्ति, ये खास तौर पर राजा की प्रशंसा में लिखी गई थी, तो ऐसा कुछ गद्दी को थ्रोन के लिए, थ्रोन को एक्वायर करने के लिए, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। तो मुझे पता था कि ये चीज़ नहीं है, तो मैंने इसे हटा दिया, ठीक है, मैंने इसे नेगेटिव साइड में रखा। अब मैं यहाँ ढूंढूंगी ए किस ऑप्शन में, तो ए फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो सेकंड को मैं इनकरेक्ट करूँगी। और साथ में मुझे पता है ई नहीं होगा, तो ई को मैंने हटा दिया। अब दो ऑप्शंस 50-50 पर आ गए, तो ए बी सी, ए बी डी, और सी और डी को, ए बी कॉमन है, सी और डी को चेक करेंगे। सी में कह रहे हैं द प्रशस्ति डिस्क्राइब समुद्रगुप्ता एज अ ग्रेट म्यूजिशियन। मुझे डाउट है कि ये चीज़ है, क्योंकि ग्रेट थोड़ा एक्सट्रीम साइड में लग रहा है। पूरी प्रशस्ति में ये चीज़ कैसे बताए, मतलब ग्रेट म्यूजिशियन वर्ड से मैं खुश नहीं हूँ, तो आई थिंक ये सही नहीं है, तो मैं जाऊँगी ए बी डी की तरफ, और मैंने यही किया था एंड थैंकफुली ये आंसर मेरा सही हुआ था। सी इज़ द आंसर। सो इस तरह से हमें अपने पेपर को सॉल्व करना है। हम जब पेपर कर रहे होते तो वहाँ पे देखना है कि कौन सा वर्ड एक्सट्रीम है, कौन सा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सेंस जब हम पढ़ते हैं ना क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे ऐसा सेंस आता है कि नहीं ये थोड़ा पॉजिटिव के साइड में, नहीं ये थोड़ा नेगेटिव के साइड में। तो वो हमें उस, जब ऐसा सेंस आए ना, तो प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये नहीं कि हम आगे बढ़ गए क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं, उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रही थी। इसका आंसर सी है एंड मैंने भी यही किया था और मैंने सही हुए थे ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द यादव भूदया और द लॉर्ड लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा वॉज कम्पोज बाय। ये काफ़ी फैक्चुअल है, मुझे इसका आइडिया नहीं था, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल डेटाज होते हैं, तो मुझे इसका आइडिया नहीं लग रहा था। तो मैंने, एक होता है ना कि नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ए, लास्ट हम ये मान के चलते कि ऑप्शन ए को कर देंगे, क्योंकि देखा भी गया है बहुत से केसेस में ऑप्शन ए सही होता है। तो मैंने भी इसका ऑप्शन ए टिक किया था। वेट,
सॉरी, हाँ, तो मैंने इसका ऑप्शन ए टिक किया था ये, एंड यू नो व्हाट, ये सही हुआ था। सो मैं बहुत खुश हुई थी कि अभी तक मतलब मैंने जब आंसर चेक किया ना, तो जब मैं बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चंस देख रही थी तो सही हो रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा था कि चलो ये सही हो गया, मेरा ये टेक्निक वो किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फंस रहे हो, कुछ नहीं आइडिया है, तो आप पहले तो नॉलेज देखोगे, नॉलेज चेक करोगे, नॉलेज काम नहीं आ रही है तभी ट्रिक इस्तेमाल करना है, वरना नहीं। तो इसका मैंने ये ऑप्शन सही किया, एंड ये ऑप्शन मार्क किया था और वो सही भी हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। गंज ए सवाई वॉज a large battle tank, fort, ship, मार्केट इस्टेब्लिश बाय सवाई राजा जयसिंह। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें मैं ये सोच रही थी कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया गया होगा। क्या यूजीसी नेट का कोई खास टॉपिक है जिसकी तरफ ध्यान ले जाना चाहते हैं? तो होता है ना, जब हम क्वेश्चंस बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो एक तरीका दिखता है यूजीसी नेट किस थीम पर पूछती है क्वेश्चन। उनके ज़्यादातर थीम या तो पोर्ट से रिलेटेड होते हैं या सिटी से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही सोच रही थी, क्या वो बताना चाह रही थी लार्ज बैटल टैंक के बारे में, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसी चीज़ है जो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट दिखा रही? फोर्ट पे भी ध्यान दिया तो फोर्ट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। मार्केट इस्टेब्लिश बाय राजा जयसिंह, तो सवाई राजा जयसिंह नहीं, सवाई राजा जयसिंह मुझे ये नहीं लगा। तो मुझे पता था कि पोर्ट पे हमेशा क्वेश्चन पूछती है, तो मैंने शिप पे मार्क किया था, एंड ये सही था। और थोड़ा मैंने कभी कहीं पढ़ा भी था, तो मुझे उससे भी थोड़ा याद आ रहा था, पर अच्छे से हिट नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने रिस्क लिया एंड शिप को मार्क किया, एंड ये सही हुआ। तो इसका आंसर भी शिप ही है। गंज सवाई वॉज अ शिप, ये एक शिप हुआ करता था। ओके, मैं ऑप्शन सारे पढ़ूंगी, इसके मैंने ऑप्शन शायद नहीं पूरे पढ़े। तो इसमें और भी थे, वेदांत देशिका, रामानुजाचार्य, अप्पाया दीक्षिता, विद्या माधवा। मैंने इसे चारों को ऑप्शन को देखा था, बट मुझे कुछ नहीं लग रहा था, कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, तब जाकर मैंने ऑप्शन ए को मार्क किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ विष्णु कोंडन किंग? विष्णु कोंडन किंग कौन नहीं है? यहाँ ऑप्शन है गोपवर्मन, माधव वर्मन, गोविंद वर्मा, देव वर्मन। सो दीज 4 ऑप्शंस आर देयर। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सब में सब ऐसे नाम थे जो माधव वर्मन तो कहीं सुना था मैंने, बाकी सारे नाम से मैं नहीं थी अवेयर नहीं थी, मुझे हिट नहीं कर रहा था कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो मैंने फिर ब्लाइंड गेसिंग ऑप्शन ए को मार्क किया, एंड ऑप्शन ए सही भी हुआ। इसका आंसर ऑप्शन ए है, गोप वर्मन। ओके, सी मेरे ये आंसर सही हुए, मतलब जो पेपर मैं कर रही हूँ अभी तक, मेरे जो सही हुए, इसका रीज़न नॉलेज भी है, क्योंकि कभी कोई चीज़ पढ़ी हो तो होता है ना, मेमोरी में वो कहीं रह जाती है, और जब हम क्वेश्चंस करते हैं, खासकर जब ऑप्शंस दिखते हैं, तो वहाँ पे लगता है नहीं ये तो कहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ फील होता है, हिट करता है। तो एक वो चीज़ भी वर्क करती है कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी अंदर की आवाज़ होती है। और हम कई बार करते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ और सोचना होगा, हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं करनी। कभी कभी अपने मन की बात सुनना बहुत अच्छा होता है। सो मैं भी वही करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नॉलेज और ट्रिक्स दोनों को इस्तेमाल करते हुए अपने मन की आवाज़ को सुनना भी ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रही होगी स्क्रीन, क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। काफ़ी टफ, पहले तो देखते के साथ लगा कि यार ऐसा टफ क्वेश्चन क्यों फ्रेम करते हैं ये लोग, पर फिर भी हमें सॉल्व करना होता है। लेट्स सी यहाँ कुछ एलिमिनेशन वर्क करता है या नहीं, या पीवाईक्यू का कोई नॉलेज काम आता है या नहीं। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द फॉल ऑफ विजयनगर। नेक्स्ट, द इंडियन मुसलमान। उसके बाद है रिवॉल्यूशनरी, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। नेक्स्ट इज द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज इंडिया बिटवीन 1890 एंड 1910। दूसरे साइड में W हंटर, संजीव सान्याल, के नीलकांत शास्त्री, अमाल त्रिपाठी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ जो मुझे याद है, मैंने पीवाईक्यू में पढ़ रखा है, द इंडियन मुसलमान्स, इसका मुझे पता था W हंटर है। तो मुझे ये चीज़ पता थी, तो मैं इसको सी का 1 होगा,
सी का 1, सी ऑप्शन नहीं है क्या? सॉरी, ऑप्शन, हेलो दोस्तों, देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। वो ऑप्शन 4 दिख नहीं रहा था तो इसलिए मैंने उसे ऐड कर दिया है। आप फिर से शुरू कर सकते हैं। तो मैं ये मैच द फॉलोइंग हम लोग कर रहे थे मैच द फॉलोइंग, जिसमें ऑप्शन बी द इंडियन मुसलमान्स, ये कहीं ना कहीं PYQ में पढ़ा था मैंने, तो मुझे आइडिया था कि हाँ इसका आंसर डब्ल्यू हंटर है। तो मैंने इसके साथ इसे मैच किया, डब्ल्यू हंटर को। तो बी का 1 होगा, बी का 1 यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे 3 जगह पे, तो इसकी वजह से सिर्फ एक ही कट पाया, एलिमिनेट हो पाया। तीनों में बी का 1 है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे अच्छे, मतलब हिंट तो मिलेंगे। क्वेश्चंस इतने बुरे भी नहीं होते, यूजीसी नेट स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा मेहरबानी करती है। तो आगे देखते हैं। रिवॉल्यूशनरीज, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। रिवॉल्यूशनरी को अगर यहाँ पे मुझे हिट किया था कि संजीव सान्याल जो है वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, वो थे उस टाइम पे, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट उनका रहा था। तो उससे मैंने सी को 2 किया, एंड सी का 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कहीं पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे। बाकी आंसर्स को मैच करती हूँ। द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज, इसका अहबाज त्रिपाठी है, ठीक है। साउथ इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, विजयनगर, फॉल ऑफ विजयनगर, KA नीलकांत शास्त्री। नाम से साउथ इंडियन लग रहा है, नाम जो कभी कभी होता है, नाम भी ध्यान देना चाहिए किस तरह का है, वो नॉर्थ में यूज़ होता है, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो इसका नीलकांत शास्त्री सही है, तो मैंने इसे सी ऑप्शन पे टिक किया था, एंड थैंकफुली मेरा ऑप्शन सही था। सो सी गाइस, चीज़ें हेल्प करती है, बिलीव करो, चीज़ें हेल्प करेंगी अगर आपका नॉलेज, आपने अगर PYQ कर रखा है। PYQ नहीं किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर आप PYQ करते हो, एटलीस्ट 5 इयर्स, पीछे के 5 इयर्स के अगर PYQ करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। सो अगर आप नहीं कर रहे हो अब तक PYQ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। PYQ स्टार्ट करना शुरू कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, और बार बार सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास अभी भी टाइम है, बहुत देरी नहीं हुई है, अभी भी 20 दिन है, 18-20 दिन है, तो अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है, प्रैक्टिस की जा सकती है। और जब टाइम है तो क्यों हार मानना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग, पता नहीं कितने सारे मैच द फॉलोइंग इन्होंने दे रखे हैं, हमेशा ये करते हैं, पर खैर हमें सॉल्व करना है और दिमाग लगा कर सॉल्व करना है। सो फर्स्ट है सखाराम गणेश देउस्कर। अच्छा, शायद ये पर्सनालिटी है और उनके बुक या फिर उससे जुड़ी कुछ चीज़ें, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सो सखाराम गणेश देउस्कर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष, सरला देवी। दूसरे साइड में, वेट, आपको ऑप्शन सारे नहीं दिख रहे होंगे, मैं नीचे कर लेती हूँ। हाँ, स्वदेशी भंडार, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, लक्ष्मीर भंडार, देशेर कथा। सी, यहाँ अगेन एक PYQ का ऑप्शन है जो मुझे याद आया था एग्ज़ाम के टाइम पे, अरविंदो घोष, मुझे पता था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इसका आंसर है, तो मैंने सी को 2 से मैच कराया। सी का 2 यहाँ पे है और कहीं पे नहीं। देखिए PYQ करने से कितनी हेल्प होती है। मैंने बस एक पर्सनालिटी के नाम से, एक से सॉल्व कर लिया इसे, मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबको फिर भी देख लेते हैं। जैसे सखाराम गणेश देउस्कर, इनका लिखा है देशेर कथा, ठीक है, दोनों मैच भी कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वदेशी भंडार, ओके। अरविंदो घोष, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। सरला देवी, लक्ष्मीर भंडार, सही है, और मैंने इसे B मार्क किया था और ये मेरा सही भी हुआ था। आपको लग रहा होगा ये ज़रूर झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता, बट मैं झूठ नहीं बोल रही, ये ऐसा सच में हुआ था। मैं जो पेपर सॉल्व की हूँ, पेपर सॉल्व करने के बाद ही आपके लिए वीडियो बना कर लाई हूँ, तो एक बार जस्ट बिलीव करके देखिए, आप खुद भी सॉल्व कीजिए, ऐसे सोच कर देखिए, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, PYQ कीजिए। अगर आप PYQ करोगे तो आप भी इस तरह से सॉल्व कर पाओगे, आपके लिए भी चीज़ें हैंडल करना आसान हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ स्टेटमेंट जैसा है बड़ा सा, और इसे पहचानना है कि ये किसने कहा। ओके, लेट्स डू। India belongs to Indians. We therefore demand independence. That the British have been carrying on their despotic rule in our beloved country is obvious to everyone. What law is there that gives one country the right to rule over another? We demand nothing short of complete independence. Till we achieve it, we cannot be at peace.
ये स्टेटमेंट इन द कोर्ट ट्रायल ऑफ 1921 में दिया गया था ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन। सो 1921 ये टाइम पीरियड है किसका? ऑब्वियसली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम पे, तो उस टाइम के आसपास की चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे नहीं पता, फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे आइडिया नहीं कि ये स्टेटमेंट किसने कहा होगा। इतने सारे स्टेटमेंट होते हैं, सब कुछ ना कुछ कहते रहते, कैसे पढ़ा जा सकता है, मतलब कैसे याद रखा जा सकता है इतनी सारी चीज़ें। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, केशव बलिराम हेजवार, CR दास। एक चीज़ जो मुझे हिट की थी एग्ज़ाम के टाइम पे, यहाँ देखिए ये 3 नाम काफ़ी कॉमन से है ना, ये नाम कॉमन क्यों नहीं है? अगर जिसको पेपर सेट करना था, पेपर सेटर ने, इससे क्यों नहीं? यहाँ पे भी तो कुछ लिख सकते थे, ऐसे बाल गंगाधर तिलक लिख देते, क्या प्रॉब्लम थी, है ना? अगर उनको इस ऑप्शन को कॉमन बनाना था, विपिन चंद्र पाल भी लिख सकते थे, कुछ ऐसा नाम लिख सकते थे जो कॉमन हो, मतलब इनकी तरह, ये 3 जो नाम हैं इनकी तरह, पर ये नाम अलग क्यों है? तो एक ट्रिक होती है ऑड वन आउट की। सो मुझे ये क्लिक किया कि ये वाला नाम क्यों नहीं रखा भाई, उसको भी कॉमन रख सकते थे, सिंपल रख सकते थे। इतना बड़ा केशव बलिराम हेजवार क्यों अलग रखा? मे बी ये आंसर हो इस वजह से, अगर नहीं होता तो इसे भी कॉमन रखते। तो ये चीज़ मुझे हिट की एंड मैंने सोचा चलो कोई नहीं, रिस्क लेते हैं एंड ऑप्शन 3 को मार्क करते हैं, और मैंने इसे मार्क किया एंड यू नो व्हाट, अगेन ये आंसर सही हुआ। इसका आंसर भी ऑप्शन सी था, केशव बलिराम हेजवार। तो आप थोड़ा सोचो, लॉजिकल सोचो। पेपर सॉल्व करना इज़ नॉट कि जो रटा है उसको यहाँ पे देखना है, उससे सॉल्व करना नहीं। पेपर सॉल्व करना मतलब आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की चेकिंग होती है, आप चीज़ें कैसे ऑब्जर्व करते हो, आप कैसे एनालाइज करते हो, आप दिमाग यूज़ करते हो या नहीं, या फिर सिर्फ रटना होता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। ये देखो ऑड वन आउट, ये तो काम करता है, आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये चीज़ दिखेगी। मुझे भी काफ़ी पेपर्स को सॉल्व करने के बाद ये चीज़ हिट की है, ऐसे मैंने रैंडमली उठाया एंड चीज़ें सॉल्व करने बैठी हूँ। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की एंड देन आफ्टर ये चीज़ आई है दिमाग में कि पेपर सॉल्व करते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखकर सॉल्व करनी। आप भी प्रैक्टिस करोगे, आपके अंदर भी इस तरह की चीज़ें आएंगी कि आप क्वेश्चंस को देखोगे, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल कर पाओगे कि कौन सा ट्रिक कहाँ काम कर रहा है ना? तो ये प्रैक्टिस करने के साथ ही आती है, ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन से ही शुरू हो जाएगा, सब कुछ आने लगेगा, ये ऐसा नहीं होता। ये तो आप भी मानते होगे, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन अरेंजिंग अ मीटिंग बिटवीन रासबिहारी बोस एंड सुन यात सेन इन जापान? मुझे नहीं पता इसका आंसर, मैंने इवन कभी पढ़ा भी नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा था। हाँ, रासबिहारी बोस के बारे में पढ़ा, पर सुन यात सेन इन जापान में किसने मीटिंग फिक्स कराई होगी, आई डोंट नो। और यहाँ पे नाम भी देखिए ना, अजीब से नाम है, भगवान सिंह, विंसेंट क्राफ्ट, ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी, प्रमाथ नाथ गुप्ता, ऐसे नाम कभी सुने भी नहीं है। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने वही, कुछ नहीं आ रहा है तो ए पे शिफ्ट हो जाते, तो मैंने ए टिक कर दिया था एंड ए सही हुआ। हाँ, इसका आंसर यही था। तो ऐसा होता है जब आप कुछ ना हो तो वहाँ ए आंसर, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में देखे गए हैं यूजीसी के पेपर में कि ए ही करेक्ट होते हैं एंड इसका आंसर ए ही था। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये इस तरह के क्वेश्चन है, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, यानी आपने पढ़ा है तो आप एडजस्ट कर सकते हो चीज़ों को, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो फिर पता नहीं, फिर वही चीज़ होगी, नहीं आता है तो फिर तुक्का लगाना, तुक्का काम करेगा नहीं भी करेगा। तो इसमें इन्वेजन ऑफ, पहला है अकबर के रेन में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, घटनाएं हुई थी, इसके बारे में। इन्वेजन ऑफ खानदेश, फर्स्ट जेसुइट मिशन एट आगरा, फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सिकरी, फिच अराइव्स एट आगरा, एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर। इस ट्रिक को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि अकबर जो है, उन्होंने पहले स्टार्टिंग में जब वो गद्दी संभाल, पहले तो बहुत कम उम्र में मतलब वो बहुत छोटी उम्र से वो शुरू किए थे राज सिंहासन, राज्य को देखना संभालना ये सब कुछ। तो मैंने सोचा कि पहले उन्होंने बाहर के देश पे जो, मतलब हमारे जो अटैक हो रहे थे, ठीक है, उसको संभाला होगा। तो बाहर जो खानदेश है, इस पे जो अटैक हो रहे थे तो उनको रोका होगा। मैं ऐसे सोच रही थी
सॉल्व करते वक्त कि लड़ाइयों को रोका होगा उन्होंने, तो उसके लिए मैंने सोचा ए होगा, शायद ए। और फिर उसके बाद इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे उनके लिए उन्होंने कुछ किया होगा, तो मैंने सोचा कि ए होगा, उसके बाद ई हो सकता है। बाद में वो अपने अंदर इंटरनल मैटर्स को संभाल रहे होंगे। पहले होता है ना कि पहले बाहर के झगड़ों को सॉल्व कर लेते हैं, घर के अंदर के झगड़े तो सॉल्व होते रहेंगे। तो मैं ऐसे सोच रही थी एंड मैंने फिर सोचा कि चलो देखते ए कहाँ पे। ए 2 जगह पर था एंड इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये भी। फिर ए से मुझे लगा फिर कश्मीर आए होंगे, खानदेश से कश्मीर, खानदेश से कश्मीर, ए ई। इस पर मैं थोड़ा मेरा झुकाव इस ऑप्शन की तरफ ज़्यादा था। फिर उसके बाद सी फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सिकरी, डी फ्यूचर अराइव्स एट आगरा एंड बी फर्स्ट जेसुइट मिशन एट आगरा। तो मुझे सही लग रहा था ऑप्शन देखकर, मुझे लगा कि हाँ यही होगा, तो मैं इसे मार के थी सी को। बट ये आंसर नहीं था, आंसर कुछ और ही था। आंसर था डी। हाँ, आंसर आप डी था, डी था ना। वेट, आंसर डी है इसका आंसर डी है। एंड मेरा ये गलत हो गया, पर कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन के आंसर सही हो, है ना। मुझे भी नहीं आइडिया था, और वैसे भी अगर नॉलेज नहीं हो तो ट्रिक काम नहीं करती है। बस ऐसे मैंने तुक्का लगाने के लिए ऐसे सोचा कि इसके बाद ये रहा होगा। आप में से बहुतों को इसका सही आंसर पता होगा। मुझे उस समय क्लिक नहीं कर रहा था पूरे, मुझे डेट याद नहीं थे, तो मैंने ऐसे सोचा कि खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड। सो एंशियंट पीरियड का क्वेश्चन है, जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। द एविडेंस ऑफ कैनाल इरिगेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट सनौली। सनौली में कोई कैनाल इरिगेशन का एविडेंस मिला था। आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है इसका आंसर है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो हैज़ प्रोविजंस फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर एंड इट्स आउटलेट्स। तो ये तो पढ़ा है कि मोहनजोदाड़ो ग्रेट बाथ सबको पता होता है। ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में। और इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में वेल डेवलप्ड वो सिटी था, वेल प्लान था, तो ये चीज़ नॉर्मल लग रही थी, तो ये सही लगा मुझे, पॉजिटिव लगा। ओके, नेक्स्ट है, द एविडेंस ऑफ चेक डैम्स वर डिस्कवर्ड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ हरियाणा में है, तो वहाँ कैनाल इरिगेशन, हाँ क्योंकि होगा, चेक डैम्स बनाए गए होंगे वहाँ। मुझे लग रहा है, थोड़ा लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं इसे होल्ड पर रखूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एट शोरतुगई इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कैनाल सिस्टम। शोरतुगई में कैनाल सिस्टम नहीं पता, आइडिया नहीं लग रहा है, नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेट्स सी। एक और ऑप्शन है, उसे देखते हैं। सो द एक्सकवेशन एट धौलावीरा ब्रॉट टू लाइट द एविडेंस ऑफ अ रिजर्वर। सो यहाँ धौलावीरा की बात करिए, रिजर्वर की बात की गई है, और हाँ ये मैंने पढ़ा है कि धौलावीरा में रिजर्वर था, एविडेंस ऑफ रिजर्वर मिला है। सो बी एंड ई पे मैं श्योर हूँ कि ये होंगे ही होंगे। सो देखते हैं बी एंड ई कहाँ पे ऑप्शन, यहाँ नहीं है तो काट दिया, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, काट दिया, यहाँ पे। इन दोनों में कॉमन क्या है? बी डी ई, बी डी ई, बी डी। ए और सी को चेक करना है। सो ए में सनौली है, सनौली आई थिंक यूपी में है, मुझे आइडिया नहीं है, बट लग रहा है यूपी में। यूपी में कैनाल इरिगेशन की क्या ज़रूरत है ना, वहाँ पे इतने रिवर है, रिवर सिस्टम इतने अच्छे खासे हैं। और दूसरा जो मेहरगढ़ है, वहाँ चेक डैम्स की बात की गई, तो वहाँ मेहरगढ़ वाले इलाके में चेक डैम्स होंगे इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। तो जहाँ तक मैं इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थी, मेहरगढ़, क्योंकि वहाँ पे ऐसे टिक करने का एक रीज़न है, मेहरगढ़ वाले इलाके में ऐसा कोई रिवर सिस्टम नहीं है जैसे पानी लोगों को मिल सके इरिगेशन के लिए। पर अगर कैनाल चेक डैम्स बना दिया जाए तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो सकती है। तो मे भी मेहरगढ़ हुआ आंसर, तो मेरा ज़्यादा इंक्लाइन इसकी तरफ था। सनौली यूपी में नहीं, ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो मैंने मार्क किया बी सी डी ये वाला ऑप्शन, एंड ये सही भी था। इसका आंसर बी रहा है। यूजीसी के आंसर की मैं, यूजीसी ने जब ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की तो उसका आंसर बी था। एंड सी व्हाट, यहाँ पे चीज़ें सही होती है
एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करता है और मैं ये प्रूव कर रही हूँ आपके सामने। ये कोई झूठ या फिर बढ़ा चढ़ा कर की गई बातें नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई रैंडम सा क्वेश्चन उठा कर लाई हूँ। ये सारे यूजीसी नेट में 2025 जून में आए हुए क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है। ओके, आप भी सॉल्व करेंगे, आपको भी दिखाई देगा। एक बार सॉल्व करके देखिए, प्लीज़ विश्वास करके देखिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़पेपर से रिलेटेड। ऑप्शंस देखते हैं। द इंडियन ओपिनियन, सेकंड अभ्युदय, द लीडर, यंग इंडिया, इंडियन सोशलॉजिस्ट। सो इस क्वेश्चन में एक चीज़ जो दिख रही है वो सबके लास्ट में डी है, और मुझे बाय नॉलेज ये पता था कि यंग इंडिया जो है वो काफ़ी बाद में आया है न्यूज़पेपर, बाकी सारे तो पुराने हैं। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का है ना। तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने इसे काफ़ी सोचने के बाद, यानी मुझे लग रहा था अभ्युदय पहले आया था, यंग इंडिया तो लास्ट में, पर ये मुझे ऐसा कोई हेल्प नहीं करी यहाँ पे इस ऑप्शन की वजह से। तो मैंने फिर लास्ट में ऐसे ए को मार्क किया, क्योंकि जब भी मैं फंसती हूँ ऐसे किसी ऑप्शन में तो मैं सबसे सेफेस्ट ऑप्शन चूज़ करती हूँ ए। हाँ, ये हमेशा सही नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रही कि ए ऑप्शन हमेशा सही होगा, ब्लाइंड गेसिंग करो, नहीं बिल्कुल नहीं। पर अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई तो ऑप्शन सेलेक्ट करना ही है, तो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर ए पे जाती हूँ। पर इसका आंसर ए नहीं था, इसका आंसर सेकंड वाला था, बी था, तो ये गलत हो गया मेरा। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, सारे आंसर सही नहीं होंगे। अगर सारे आंसर सही होते तो कट ऑफ से तो काफ़ी ऊपर चला जाता। पर चलो, हमें सारे आंसर सही नहीं करने, हमें हिस्ट्री के एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन के आंसर सही करने, 100 में से 60 to 70। और ये बात ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 पे आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। आप सिर्फ पेपर 2 की हेल्प से कट ऑफ क्लियर कर भी लोगे, पर वो JRF कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका पेपर 1 अच्छे से नहीं प्रिपेयर हुआ है, आप सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पे JRF नहीं निकाल सकते या नेट भी नहीं निकाल सकते। आप दोनों पर फोकस कीजिए, पेपर 1 पेपर 2 इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो बायस नहीं होना है कि मेरा मास्टर्स में पेपर 2 रहा था, मैं उसी को अच्छे से पढ़ूंगा, मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं है तो नहीं। उसमें 10 यूनिट है ना, आप 10 यूनिट को ध्यान दीजिए। मैथ्स और रीजनिंग नहीं आ रहा है ठीक है, पर उसमें बहुत बेसिक से होते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए, बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे, आप प्रैक्टिस करो, है ना। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पेपर 1 को भी इक्वली इम्पॉर्टेंस देनी है जितना आप अपने ऑप्शनल पेपर को दे रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्णानंद पब्लिश्ड अ pamphlet in April 1934 proposing the formation of an all India socialist party. Which among the following are true about it? हमें सही बताने ये क्वेश्चन संपूर्णानंद के बारे में पब्लिश किया था पैम्फलेट अप्रैल 1934 में। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडिया, मैं हटा देती हूँ वरना दिखेगा नहीं, ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के बारे में है, ट्रू बताना है। ये पढ़ना ज़रूरी है, ट्रू है या फॉल्स है ये ज़रूर से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार होता है इनकरेक्ट पूछता है और हम करेक्ट की तरफ जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। ओके, फर्स्ट है वाइल ड्राफ्टिंग द टेंटेटिव्स सोशलिस्ट प्रोग्राम ही कंसिस्टेंटली केप्ट इंडियाज कल्चरल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड बिफोर हिम। ठीक है, जनरल सा स्टेटमेंट लग रहा है कि हाँ किया होगा उन्होंने, सोशलिस्ट प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट किए होंगे, हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहा होगा। ठीक है, मुझे वो ऐसा सच नेगेटिव नहीं लगा, तो मुझे ठीक ठाक लगा। ओके, इसे मैं गलत मार्क नहीं करूँगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। द इमीडिएट गोल ऑफ द प्रपोज्ड पार्टी वॉज डोमिनियन स्टेटस वाइल सीकिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर अ डिकेड। सी, यहाँ पे इमीडिएट गोल लिखा है, डोमिनियन स्टेटस था। वाइल जैसे वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वाइल जब ये क्योंकि चेंज कर रहा होता है, आपके स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है, एक टर्निंग पॉइंट की तरह होता है, तो इस तरह के जहाँ पे वाइल लिखा हो, बट लिखा हो, ओनली लिखा हो, इस तरह के स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान देना है, वहाँ पे सोचना है। ये नहीं कि पढ़ रहे और उसे ध्यान ही नहीं दिया आगे बढ़ते गए, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा। तो वाइल वाले में थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से करना है। तो यहाँ पे वाइल है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने सही मार्क किया था, इसे मैं होल्ड पे रखूँगी, वाइल लिखा है तो मैं थोड़ा सा होल्ड पे रखूँगी। नेक्स्ट, ही मेड नो अटेम्प्ट टू फॉलो लेनिनिज्म, लेनिन को फॉलो नहीं किया था, एक भी कोई अटेम्प्ट ही नहीं। कभी तो किया होगा, थोड़ा सा किया हो, मतलब 1% चांस भी नहीं है कि उन्होंने कभी किया हो, हम ऐसा नहीं कह सकते ना। इवन जो पेपर सेटर है जिसने ये क्वेश्चन तैयार किया, क्या वो
उन्होंने जाके रिसर्च की है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? नहीं। तो नो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसा नहीं मानूंगी कभी नहीं सोचा होगा, कभी नहीं अटेम्प्ट किया होगा, तो ये काफ़ी एक्सट्रीम लग रहा है मुझे, मैं इसे गलत मार्क करूँगी। आगे बढ़ते हैं। इफ़ प्रपोज्ड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी विदाउट एनी कंपनसेशन, सी विदाउट एनी कंपनसेशन, एनी अगेन इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो एक्सट्रीम की तरफ ले जाता है, सो इसको भी मैं अच्छा नहीं मानूंगी। पर एक और ऑप्शन है, उसे भी देख लेते हैं। इट्स आउट फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, ये बी को हाँ ठीक है, बी में भी कुछ इंडिपेंडेंस की बात की गई, यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ वर्शिप की बात की गई। मुझे ये नेगेटिव नहीं लग रहा है, मैं ऐसे सही मानूंगी। पर नो अटेम्प्ट वाले को अगर मैं देखूँ तो सी मुझे गलत लग रहा है, मैं सी एलिमिनेट करती हूँ। सी एलिमिनेट किया, ए बी ई पर आई। इसमें ए पे मैं कंफर्म थी कि होगा ही, ई भी मुझे ठीक लग रहा था, और बी ए और ई जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ए बी ई के होने के चांसेस ज़्यादा है, 70% चांसेस है। नो अटेम्प्ट, मैंने सी की वजह से एलिमिनेट किया। एंड सी देखिए डी में विदाउट एनी कंपनसेशन, ये भी हट गया ना अपने आप, जब मैंने सी को एलिमिनेट किया तो ऑप्शन डी भी हट गया, और ऑप्शन डी भी गलत होगा। अगर मैं ऑप्शन डी को से एलिमिनेट करती तो मेरे दो ऑप्शन कटते, मैं ए बी सी और ए बी ई पर आती, फिर भी मैं यहाँ ए बी ई की तरफ जाती, क्योंकि ई ज़्यादा सही स्टेटमेंट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सी। तो इसका आंसर मैंने ए मार्क किया था, और इसका आंसर ए ही रहा, ऑफिशियल आंसर की में भी ए आंसर था। सो सी थोड़ा दिमाग लगा, और चीज़ें ना जल्दी जल्दी पढ़नी है, यहाँ मैं आराम से करवा रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में भी आप इतना टाइम ले, नहीं, इतना टाइम नहीं लेना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं, सो जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। पर जल्दबाजी का मतलब ये नहीं कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखें नहीं, उसे इग्नोर ना करें, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी स्टेटमेंट होते हैं उसे ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा गया इसे ध्यान देना है, अगर वहाँ ओनली, ऑल, वाइल्ड, एनी इस तरह के वर्ड्स हैं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वो चीज़ें ध्यान देने के लिए ही फ्रेम की जाती है। जो क्वेश्चन बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, वो जानबूझकर ऐसे वर्ड्स डालते हैं ताकि चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया जा सके। उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, कैसे वो स्टेटमेंट को गलत फ्रेम करेंगे, तो इसी तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, बीच में डाल देते हैं, जो हमें लगता है यार ये कैसे हो सकता है ना, तो ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा है। Okay, it was another example of secret collaboration between Governor General of Lord Lytton and Secretary of State Lord Salisbury. Okay, इनके another example secret collaboration ये दो हैं, एक गवर्नर जनरल है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है। मुझे पता नहीं है इसका आंसर ये है या नहीं, मैं होल्ड पे रखूँगी इसे। Lytton admitted that this measure was nominally legislative and virtually an executive act. हाँ ये सही है, क्योंकि वो लोग करते थे ऐसा ना काम कि कहने के लिए बस नाम का होता था, होता कुछ और ही था, तो ये मुझे ठीक लगा। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा हाँ ये सही बात है, ये करते, उनकी एक्टिविटी में भी तो ये शो करती थी ना। एग्जीक्यूटिव में कौन थे? गवर्नर जनरल और उनके जो खास मेंबर्स थे, काउंसिल के मेंबर थे वो। और लेजिस्लेटिव में कौन है? इंडियंस, जो लेजिस्लेचर का पार्ट है वो इंडियन मेंबर्स थे। तो इंडियन मेंबर्स को सिर्फ नाम के लिए ही रखा गया था, असली काम एग्जीक्यूटिव संभालते थे गवर्नर जनरल के साथ मिलकर, तो ये मुझे सही लगा, मैंने इसे सही मार्क किया। खैर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन अनऑफिशियल मेंबर्स, सी मेजॉरिटी अनऑफिशियल मेंबर्स अपोज्ड द बिल। कैसा हो सकता है कि यूरोपियन कोई एक्ट लाए और उसको अपोज करे, खासकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो इतना उनके लिए काफ़ी अच्छा, मतलब उनके सपोर्ट में था, क्या उसको अपोज करेंगे ये चीज़? मैंने ऐसा सोचा उस वक्त, और मैं इस तरह के स्टेटमेंट को कभी सही मार्क नहीं करूँगी, तो मैंने इसे गलत मार्क किया, ठीक है। सी को मैंने गलत मार्क किया। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल इन द लेजिस्लेटिव, इसे हटा देती हूँ, देखने में परेशानी होगी। आफ्टर द पैसेज, यही परेशान करता है। एक मिनट। After the passage the bill in the legislative council, the governor general took a long time to give his assent. मतलब लंबा समय लिया, एक तो वो बिल लेकर आए और बिल को अपोज कराया गया, मतलब यहाँ ऐसा लिखा है पर हकीकत में नहीं था। क्या वो किसी एक्ट में, खासकर जो उनके सपोर्ट में हो, क्या ऐसे किसी एक्ट में वो लंबा समय लेंगे? आई डोंट थिंक सो। तो लॉन्ग टाइम वाली जो बात लिखी गई है
वो मुझे गलत लगे। वो तुरंत से असेंट देकर वो बिल को एक्ट बनाएंगे एंड फिर जो इंडियंस हैं उन्हें परेशान करेंगे। क्यों वो लंबा समय, क्यों लंबे समय के लिए जाएंगे? तो इसको भी मैंने गलत मार्क किया, सेम इसी की तरह। ओके, नेक्स्ट पे आता है, कॉलिंग द वर्नाकुलर प्रेस अ हाइड्रा, लिटन इंटेंडेड द एक्ट टू बी हीड इट एट वन सडन स्ट्रोक। ठीक है, इसमें कुछ एक्सट्रीम जैसा लिखा हुआ भी नहीं है, तो मुझे ये ठीक लगा। तो ऐसा मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे ये दो जो है क्वेश्चन नंबर सी और डी, ये थोड़ा गड़बड़ लगा, तो मैं इससे एलिमिनेट कर रही हूँ। और मैंने पहले भी वही किया था। तो अगर मैं सी से एलिमिनेट करूँ, सी कट गया, ये दो ऑप्शन कट गए, ए बी ई और बी डी। यहाँ बी और ई कॉमन है, मुझे चेक क्या करना है, ए और डी को चेक करना है। सो ई डी तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि ये मैं नहीं करने वाली, क्योंकि ऐसा लॉजिकली सोचे तो ये सही नहीं बैठ रहा है कि लॉन्ग टाइम लिया जाए। तो मैंने डी को हटाया फिर, और मैं ई पर आई, ए बी ई पर शिफ्ट हो गई, और मैंने इसे ही मार्क किया था एंड यही आंसर था। डी इज़ द आंसर। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने जो आपको पेपर यहाँ पे सामने सॉल्व किए हूँ, ये सारे मैंने अपनी नॉलेज और गेसवर्क के बेसिस पे सॉल्व किया है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर है, ऐसा कुछ होता नहीं है इन रियल। ये सारे वही सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ चुके हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने ऐड किया हो, बाहर से लिया हो। और मैंने आपके सामने, मैं कैसे एग्ज़ाम हॉल में सोच रही थी, किस तरह की लॉजिक को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही थी, वही सारी टेक्निक यहाँ पे आपके सामने मैं बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन को उठाइए। यहाँ मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं। आप इस क्वेश्चंस को देखने के बाद खुद से सॉल्व कीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये ट्रिक वाकई हेल्प कर रही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता तो आप स्किप कर सकते हैं, आपको वीडियो मतलब आप वीडियो मत कंटिन्यू कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ऐसा होता है, इन रियल होता है और इससे मार्क्स बढ़ सकते हैं, जो आपका नेट क्लियर हो रहा था, JRF तक नहीं पहुंच रहे थे, तो आप JRF को क्लियर करने में ये सारे वीडियोस काम कर रही हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए इन वीडियोस को। मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, ऐसी वीडियोस जहाँ पर मैं नॉलेज के साथ साथ गेस वर्क, एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करके दिखाऊँगी कैसे UGC नेट स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स फ्रेम करती है जहाँ पे हम थोड़ा सोच सकते हैं, हम अपने दिमाग का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चीज़ें दिखने में टफ है पर रियल में नहीं है। अगर हम उसे शांत मन से फोकस के साथ देखेंगे ना, तो हमें उसी क्वेश्चंस में आंसर भी नज़र आएंगे, उन्हीं ऑप्शंस में। इसलिए ज़रूरी है कि आप PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ मस्ट है सॉल्व करना, प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए। लास्ट 5 ईयर्स के PYQ करना तो कंपलसरी है। अभी भी देरी नहीं हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है सॉल्व तो प्लीज़ सॉल्व कीजिए। हर दिन लगाइए, टेस्ट लगाइए, मॉक के फॉर्म में दीजिए। बहुत सारे ऐसे फ्री आपको मिल जाएंगे जहाँ पे सोर्सेज हैं, और आप ऑफिशियल पेपर निकालिए एंड वहाँ सॉल्व कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका वही है, ऑफिशियल पेपर में सॉल्व कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस इज़ द की फॉर दिस एग्ज़ाम, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, एंड तक बने रहने के लिए। एंड मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी जो आपकी मदद कर सके। थैंक यू सो मच।